देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। दोस्त बना दुश्मन, पीडीएम में तोड़फोड़ और एक बार फिर डस्का। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कोई कानून से ऊपर नहीं है और इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को भी कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने में। पीडीएम में 2 या 3 जमातें मिलकर पीडीएम के फैसले करना चाहती हैं। पीडीएम अब नहीं कहा जा सकता इसको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। इक़्तिदार में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और ना ही मुस्तकिल दुश्मन। दोस्ती और दुश्मनी जरूरत के रिश्ते होते हैं और मफादात के ताल्लुकात होते हैं। जिनको डाकू और दहशतगर्द कहा गया हो, जरूरत पड़े तो उनको हुकूमत में हिस्सेदार बना लिया जाता है और जरूरत खत्म हो जाए तो करीब तरीन दोस्त को भी अदालतों के चक्कर काटने के लिए तन्हा छोड़ दिया जाता है। एक वक्त था जब जहांगीर तरीन ही तहरीक इंसाफ थे। जहांगीर तरीन इमरान खान के सबसे वफादार, सबसे करीब और सबसे जानसार दोस्त थे। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे, वो नायब कप्तान थे, वो पार्टी के लिए अपने धन दौलत की तिजोरी लिए बनीगाला में मौजूद रहते थे। इमरान खान ने कहीं आना जाना होता तो उनकी गाड़ियां और जहाज हर दम तैयार रहते। वो पार्टी पर पैसा पानी की तरह बहाते थे। कौन सा जलसा था जो उन्होंने कामयाब नहीं करवाया? कौन सा जीतने वाला घोड़ा था जो उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवाया? पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनवाई तो जहांगीर तरीन ने एक एक आजाद उम्मीदवार को लाने के लिए अपना जहाज इस्तेमाल किया। तो जहांगीर तरीन ने फिर वक्त बदला, हालात बदले, जरूरत पूरी हुई और आज वही जहांगीर तरीन इमरान खान को अपनी वफादारी याद दिला रहे हैं। दोस्ती को दुश्मनी में बदलने का शिकवा कर रहे हैं क्योंकि इक़्तिदार में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और ना ही कोई मुस्तकिल दुश्मन। यही कुछ हाल पीडीएम का भी है। वहाँ भी कुछ लोग यही कुछ कर रहे हैं। जो मफादात समेट चुके हैं ना, वो अपनी राहें जुदा कर रहे हैं और जिनकी ज़रूरतें अभी बाकी हैं वो इत्तेहाद का हिस्सा हैं। क्या जहांगीर तरीन और टूटता बिखरता पीडीएम इत्तेहाद हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सकता है? प्रोग्राम में आज इस पे भी बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं और चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं शहरयार आफरीदी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया है और पीएमएलएन से हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शहरयार आफरीदी साहब, सर आपसे शुरू करते हैं। हुकूमत और इमरान खान पर हमेशा ये बहुत तनकीद होती थी कि एहतसाब जो है वो सिर्फ अपोजिशन का होता है। क्या अब हम ये समझें या समझा जा सकता है कि आपकी जमात का एहतसाब जहांगीर तरीन से शुरू हो गया है, चूँकि एक वक्त में आपकी पार्टी के करता धरता आज आपकी पार्टी से इंसाफ मांग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया पारस। मेरा प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ पे एम्फेसिस करता है कि आज रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे थर्ड वर्ल्ड ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, खासकर उम्मा ने। प्रॉस्परस वर्ल्ड कहाँ चला गया जी? हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वाले हैं बेशक, और हम इस नहज पे पहुंच गए कि हमारा अमल किस लेवल पे और किरदार किस लेवल पे चला गया। ठीक है, तो उसके लिए बुनियाद क्या है? तो मेरा लीडर इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल और उनकी 23 साल नबूवत की ज़िंदगी। तो आज अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, उसमें शहरयार हो, XYZ हो, JKT हो, अलीम खान हो, परवेज खटक हो, परवेज खटक के लिए नहीं रखा आपने आमिर क़यानी के लिए ये मैयार नहीं रखा सर। और दूसरी बात ये, आप कहते हैं कि नैब एक आज़ाद और एक आईनी इदारा है, वो अपनी मर्जी से केसेस बनाते हैं। तो सर ये FIA तो वज़ीर आज़म के डायरेक्टली मातहत है ना, तो क्या वज़ीर आज़म को पता है ये सब कुछ हो रहा है या उनकी मर्जी के बगैर ही हो रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी भी इमरान खान की नीयत को कोई डाउट ना करे। खुदा के लिए एक चीज़ का आप एहसास करें, ये जब शुगर और वीट की प्राइसेस बढ़ी तो पूरा पाकिस्तान कि जी हाथ नहीं उठा रहे और ड्रामा शुरू कि जब भी एक्शन लेते हैं, GIT बनाते हैं, कुछ और करते हैं, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अब ना तो इमरान खान इन्वेस्टिगेशन करता है, ना इमरान खान के पास वो पावर्स हैं। इमरान खान
रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो तमाम कार्टेल्स, तमाम वो माफियाज जो हैं, ये 20 से ज्यादा लोग हैं और इसमें चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, अगर नाम आ गया तो मुझे अपने आप को क्लियर करना चाहिए। माफिया है जी, बिल्कुल माफिया है। वो तमाम माफिया है जो कि पाकिस्तान के अवाम का खून चूस रहे हैं। ये वो माफिया है जो कि गरीबों के, देखिए खुदकश बमबार 20, 40, 50 लोगों को टारगेट करता है। ये जखीरा अंदोज, ये वो लोग जो आम आदमी की बेसिक कमोडिटीज पे डाका डालते हैं, उनको तो इबरत का निशान बनाना चाहिए। क्या वजूहात यही है जो आप सब बता रही हैं? वजह यह है कि कहा जाता है जहांगीर तरीन ने अपने आप को इमरान खान 2 समझना शुरू कर दिया था। एक एक आजाद मेंबर को तहरीक इंसाफ में लेके आए, उसका क्रेडिट लेते थे। 15 के करीब उन्होंने कहा कि अभी देखें पहली पेशी में उनके साथ अरकान असेंबली थे, आज वो अशाइया दे रहे हैं और भी मजीद शामिल होंगे। ऑपोजिशन के साथ भी खबरें थी, उनके राब्ते हो रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट को भी कहा जा रहा है उनसे खतरा हो सकता है। तो कहीं ऐसा थी उनको सेट करने के लिए, उनकी ट्यूनिंग करने के लिए ये सब किया गया हो? हम पे इल्जाम लगता था कि जी ATM मशीन्स लेके फिर रहे हैं, हम पे इल्जाम लगता था कि जहाज इस्तेमाल हो रहे हैं। आज तो इनको ज्यादा खुश होना चाहिए। जहांगीर तरीन कह रहे हैं साजिश हो रही है, मुझे इमरान खान से दूर किया जा रहा है, मुझे दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन की बात कर लूं, ये इल्जाम लगाते थे, वो अभी भी लगाएंगे, वो मुतमईन नहीं है। आज उनके कंधे पे बंदूक लगाने की, बंदूक रखने की और एक नया मंत्रा इनकी तरफ से डेवलप हो रहा है। सिर्फ मेरा एम्फेसिस ये है जी कि इमरान खान ना ब्लैकमेल होता है, ना एक्सप्लॉइट होता है। जिस तरह इमरान खान ने अपने आप को क्लियर किया, इसी तरह चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हों चाहे कोई और हो, कानून से बालातर कोई नहीं है। जहांगीर तरीन का इशारा कहीं वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की तरफ तो नहीं है, क्योंकि आपके PTI के और लोगों को भी उन पर एतराज है। जहांगीर तरीन ने कहा कि मुझे खबरें मिलती हैं ये मुलविस है कई चीजों में और शहजाद अकबर का ताल्लुक भी इन्हीं के ग्रुप से। अदालतें आजाद हैं, जिनके पास कोई भी ऐसी सबूत है, कोई चीज है, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपना दोस्त, सगे भाइयों जैसा दोस्त, टाइम टेस्टेड फ्रेंड। आज इमरान खान का इम्तिहान है, तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है कि जब हम बात करते हैं मदीना की रियासत की, नए पाकिस्तान की, अगर उनका नाम आ गया तो ये तो इखलाकी फर्ज जहांगीर तरीन साहब का है और मेरे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, उनको अपने आप को क्लियर करना चाहिए। फैसल करीम, हमें एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह। राइट, अल्लाह करे कि ये मिसालें आप और भी चीजों में करें। आप मालम जब्बा में भी एग्जाम्पल सेट करें, आप BRT में भी करें, बख्तियार के मामले पर भी करें, आजाद हैं। ठीक, फैसल करीम कुंडी साहब, ऑपोजिशन को बड़ा एतराज होता है कि सिर्फ एहतसाब जो है वो ऑपोजिशन का होता है। जहांगीर तरीन आज दोबारा FIA में पेश हुए, कल बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। खुसरो बख्तियार के भाई को भी FIA का नोटिस जा चुका है। क्या अब आप लोग मुतमईन हैं? जहांगीर तरीन करीबी साथी इमरान खान के, उनका एहतसाब हो रहा है, वो भी FIA उनका मातहत इदारा कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, हमें ये खुशी नहीं होती कि किसका एहतसाब हो रहा है किसका नहीं हो रहा। हम कहते हैं एहतसाब हो अक्रॉस द बोर्ड हो। हम नहीं कहते कि जी PTI के अगर 4 बंदे पकड़े गए और उनके एहतसाब हो रहा है तो हम बहुत खुश हो जाएंगे जी। हम कहते हैं कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। ये नहीं है कि कोई सारी पार्टी बकौल इनके जैसे हमें क्लीन चिट ये दे देते चिट के जी सारे चोर और डाकू इनके साथ हाथ नहीं मिलाते। क्रॉस द बोर्ड शुरू हो गया। मैं नहीं समझता क्रॉस द बोर्ड। देखें, जहांगीर तरीन के अपने जैसे आपने भी बीच में वो किया कि हर पार्टी में ग्रुप बंदे भी होती हैं और जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक ये मशहूर था कि उनकी PSPM के साथ नहीं बनती थी और आपस में बहुत ज़्यादा, और PSPM बड़े पावरफुल आदमी, क्योंकि जिनके खिलाफ वो रिपोर्ट देना चाहते हैं उनकी सुना है कि सुबह टेबल पे उनके खिलाफ बड़े लोग इनकी शिकायतें करते हैं सर, उनकी PTI रिपोर्ट उनके खिलाफ चली जाती है। पिछले साल एक आपको पता होगा कि क्लिप नदीम चंद का निकला था, जी, वो भी उन्हीं के खाते में डाले गए थे, उन्हीं के कहने पे जो है वो उसकी क्लिप जो है वो हुआ था। जो भी है ये इनका अपना इंटरनल पार्टी में होते हैं, हमारे पार्टी में भी होंगे, इनके पार्टी में भी इंटरनल होते हैं। लेकिन देखें इस दफ़ा क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जब ये हारे खासकर नेशनल असम्बली में, तो इनका ये था कि क्योंकि इनके पास अब वो जहांगीर तरीन नहीं थे जो कि माजी में इनके लिए इन्होंने पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट में इन्होंने जो रोल प्ले किया, और आज MPs MNAs बवांगे डोल कह रहे हैं। इस दफा उन्होंने सेनेट इलेक्शन में किसी और के लिए रोल प्ले किया था? नहीं, मेरे ख्याल में वो न्यूट्रल थे। इनके बकौल इनके और जो इनके तो नहीं कहूँगा, जो PSPM ग्रुप है वो, क्योंकि उन्होंने कहा जी जहांगीर तरीन ने ये कर दी, जहांगीर ये इनका अपना वो है। लेकिन इनके सिटिंग MPs, इनके सिटिंग एडवाइजर्स, इनके सिटिंग MNAs, राजा रियाज साहब को देखें, जी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जहांगीर तरीन के दोस्त हैं, उन्होंने दोस्ती निभाई, जो उन्होंने बात की, फिर उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट अगर वज़ीर आज़म साहब को मिले जहांगीर तरीन से। उस दिन मैं बैठा था, एक एडवाइजर थे, गालिबन दस्ती नाम था उनका कोई थे, मैं देख रहा था किसी TV प्रोग्राम, अब्दुल हई दस्ती समथिंग, वो एडवाइजर भी हैं या स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने भी ये बात की कि पंजाब हमारे हाथ से निकल चुका है, उसकी ये बड़ी सी, और इमरान खान साहब सुनने को तैयार नहीं है, और हम जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं। आज गालिबन आज रात को
शाया हो रहा है। सर, आप पीपल्स पार्टी से करीबी राब्ते हुए जहांगीर तरीन साहब के, क्या ये बात नहीं? जहांगीर तरीन साहब की पिछले दिनों मखदूम अहमद महमूद साहब से मुलाकात हुई थी, और उनकी मुलाकातें पहले भी हुई। वो कहा जा रहा है जरदारी साहब से भी एक आध हफ्ते में मुतवक्किल थी। शैला रज़ा का ट्वीट भी था। जहांगीर तरीन ने सर तरदीद की, वो ऑफिशियल कोई खबर नहीं थी। शैला रज़ा साहब ने ट्वीट की उसे की। उन्होंने अहमद महमूद साहब के साथ उनकी जो है वो मुलाकात हुई थी, और उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, ठीक, और उनकी इकट्ठा बिजनेस भी ऐसी, और रिश्तेदार भी हैं। इस तरह गिलानी साहब के भी रिश्तेदार हैं, लेकिन अहमद महमूद साहब के साथ उनका बिजनेस पार्टनरशिप है, तो उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। कहा जा रहा है अगर इस वक्त में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो पंजाब में, तो बहुत ज्यादा सियासी फायदा आपको हो सकता है, और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी यही है। देखिए, हमें तो हर बंदे की जरूरत है। हमें सिर्फ जहांगीर तरीन के पास तो फिर भी बहुत से MPs और MNAs हैं, हमें तो हर एक वोटर की जरूरत है। वो तो फिर भी मतलब है कि राब्ता किया जहांगीर तरीन से आप लोगों ने? कोई हमारा अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल राब्ता नहीं हुआ। जो कुछ उनका जो एहतसाब हो रहा है, आप लोग इसकी हिमायत करते हैं? क्योंकि खाली जहांगीर तरीन नहीं है, अब उनके बेटे भी हैं, और उनकी बेटियों का नाम भी FIR में है, जिसमें जहांगीर तरीन बहुत गुस्से में हैं इस वक्त। देखिए पारस, माजी में हुआ है, मैंने देखा है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल फैमिलीज़ के मतलब है कि जो लोग हैं उनकी मतलब है वाइफ और उनकी वालदा को भी बुलाया गया, जो कि 70-80 प्लस उनकी उम्र होती है, और उनको सारे दिन बिठाया जाता था, जो कि मैं समझता हूँ कि और ख़ासकर हमारे सूबे के थे, और हमारे पुश्तून रिवायत के खिलाफ है। अगर हमारी लड़ाई भी होती है तो हम ख़वातीन तक नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मिसाल दूंगा, दुरानी साहब, अकरम दुरानी साहब, उनकी वालदा को बुलाया गया था, और उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि जी मेरी वालदा को भी बुलाया गया और सारे दिन को बिठाया गया। तो ये गलत मैं समझता हूँ। इन पे संगीन इल्जामात हैं, इमरान खान की तारीफ होना चाहिए। एक मिनट, ये है कि जब रिपोर्ट आई, चीनी रिपोर्ट आई, उसमें इनका नाम था, उसमें बाकी लोगों का भी नाम है, उनमें खुसरो बख्तियार साहब का भी नाम है, उनमें बाकी लोगों का भी नाम है, तो सबके मैं कह रहे हैं मिसाल सेट करेंगे नहीं। अब वो कह रहे हैं कि अभी एहतसाब घर से शुरू किया है। प्रॉब्लम ये है कि PTI की बस से जो उतर जाता है उसकी जो है ना वो छतरोल लगाते हैं, जो PTI की बस। अब बताएं, जो सिटिंग मिनिस्टर्स बैठे हैं किसके, अब जैसे आपने दवाइयों की बात की जिसमें उन्होंने निकाला, आज मुझे बताएं कि पेट्रोलियम वाले को क्या दिया। ये ऐसी मिसाल है कि इंक्वायरी तक इस्तीफा लिया है। एक शहर में जो है ना वो जेब कुतरों का ग्रुप होता था, जब कोई पकड़े जाते उनके लीडर आ जाता है, उनको 2 थप्पड़ मारता था कि यार भागो यहाँ से, उधर से भी जान छुड़ा देते थे, और वो अपनी कमाई भी कर लेते और जान भी छुड़ा के उनको भगा देते। बनती खान साहब की वैसे करीबी साथी का एहतसाब हो रहा है। मैं तो अपने सूबे की, ये मेरे इसका साथ ताल्लुक मेरे सूबे से है। मैं कहता हूँ BRT 40 अरब की जो जंगला बस थी वो करप्ट थी, और 100 अरब से क्रॉस कर गई, वो अभी तक जो है वो जायज है। और अगर हम तो बड़े बुरे लोग हैं, ठीक है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट के भी छुपते हैं, क्यों ऑर्डर थर्ड पार्टी ऑर्डर क्यों नहीं करने देते? ये तो सिर्फ मैं इसकी कहता हूँ, फिर मालूम जब पे चले जाएं, फिर बाकी और बहुत सी चीजें। तारिक फजल चौधरी साहब पे जरा चले जाते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, सर क्या आप लोग, गवर्नमेंट बड़ा दावे से कह रही है कि एहतसाब उन्होंने घर से शुरू किया है, क्या आप लोग इससे मुतमईन नहीं? आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑपोजिशन के लोग होते हैं, क्योंकि उनको तो देखें इतनी मोहलत मिल गई कि जमानत करा ली उन्होंने? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जहांगीर तरीन साहब भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के शहरी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है यकीनन एहतसाब होना चाहिए। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि हमने घर से शुरू किया है, और एक शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, पुरअसर आदमी है, हुकूमत साजी में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी में उसका बड़ा मर्जी किरदार रहा है, अगर उसने गलत किया हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि जब तक जहांगीर तरीन साहब कारामत थे, जब तक वो इनके चंद जो आजकल ब्लू आइड हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके साथ थे, उस वक्त तक तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कारपेट, अंडर द कारपेट थी। अब अगर बाहर आई हैं, मैं फिर कहूँगा फिर भी खुशाइंद है। अब देखें, चीनी का जो माफिया है जिसकी अभी शरिया रफीकी साहब ने बात की, आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम की जहांगीर तरीन से नाराजगी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। मेरा ताल्लुक ज़ाहिर तहरीक इंसाफ से तो नहीं है, खुदा न खास्ता, लेकिन आपको सब होता है, लग ऐसा ही रहा है, लग ऐसा ही रहा है। क्या वजूहात? बादी उन नज़र में यही लग रहा है, बादी उन नज़र में यही लग रहा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं इन्हें ज़रूर इस बात पर शाबाश दूंगा कि चीनी माफिया का उन्होंने जिक्र किया। देखिए फैसले कैसे हुए हैं, किसी ने जनाब कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के कान में कह दिया, या ये तो अफरीदी साहब बताएंगे क्या, सामने कहा कि जी चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी एक्सपोर्ट कर दो। जी बिल्कुल ऐसे ही, और एक्सपोर्ट भी कर दो क्योंकि बाहर सस्ती थी, एक्सपोर्ट के साथ सब्सिडी भी दो, यानी पैसा भी दो, मिल मालकान को अरबों रुपया भी दो और चीनी बाहर भेजो। ये नाज़रीन को नहीं पता कि सब्सिडी क्या होती है। चीनी बाहर एक्सपोर्ट करने की पादाश में गवर्नमेंट ने पैसा भी साथ उन्हें दिया। अच्छा, फिर जनाब चंद दिनों बाद पता चला चीनी शार्ट हो गई है, अब चीनी इंपोर्ट कर लो। अब जब चीनी इंपोर्ट हुई उसके बावजूद किल्लत रही, होता क्या है, ये बार बार इल्जाम आ रहा है सट्टाबाजी, ये चंद चीज़ें ज़रा क्लियर भी हो रही हैं आपके प्रोग्राम की वसातत से जी। अब रेट आज चीनी का, जितनी आपकी प्रोडक्शन हुई आपको पता है, इतनी की मैंने चीनी बनाई है, गवर्नमेंट से रेट तय हो गया है 60 रुपये किलो।
अब जनाब सट्टाबाज बीच में पड़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, अगले 3 महीने के रेट तय हो रहे हैं और वो रेट क्या है जनाब 80 रुपए किलो, 85 रुपए किलो, चीनी उधर ही पड़ी हुई है। मैं और आप मोबाइल पे रेट तय कर रहे हैं, ठीक है। और जनाब दबादब ब्लैकमेलिंग हो रही है, मिल मालकान उसमें शामिल हैं, वो जहांगीर तरीन साहब हों, वो कोई भी हो। कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे जी आपकी, मैंने कहा हमारी है, हमें भी पकड़े। शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, अगर हम माफिया में हमें भी पकड़े। बताया कि ये हो रहा है, आपने तो वैसे ये भी नहीं बताया था। नहीं देखें जी, हमारे दौर में 50-55 रुपए किलो थी, 50 रुपए किलो थी, 55 रुपए किलो थी, अभी 100 रुपए से ऊपर है। और शरीफ आदमी तो अब बगैर चीनी के चाय पी रहा है, मैं भी बगैर चीनी के पी रहा हूँ। अच्छी बात है, आपके तो चैनल ने बंद कर दिया है, चीनी इतनी महंगी हो गई है चीनी, वो लोगों ने बगैर चीनी के पीना शुरू कर दिया है। मैं कर रहा हूँ जी, शरीफ आदमी सारे यही कर रहे हैं। दूसरी बात ये जी कि ये जो 2-3 केसेस का जिक्र हुआ ना जी, मैं यही उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। मैं आफरीदी साहब को कहूंगा भी कार्रवाई करें। जहांगीर तरीन से जो इन्होंने एहतसाब का सिलसिला शुरू किया है वो जहांगीर तरीन पे ही खत्म हो जाएगा या ये सिलसिला आगे जाएगा? अगर जहांगीर तरीन और वजीर आजम के मामलात फर्ज करें ठीक हो जाते हैं तो क्या इस सिलसिले को ब्रेक कर जाएगा? जैसे अलीम खान के बाज़ मामलात ऐसे हैं जिनमें से मैंने कहा 2-3 का जिक्र हुआ, ये दवाइयों का जिक्र हुआ। मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं, मैं पिछले दिनों कोविड के बहुत केसेस हुए हैं, मेरे घर में भी एक केस था। जी। मैं खुद दवाई में ली और घर में मैं ट्रीट करता रहा। मैं अपनी वालदा साहबा की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम दवाइयों की कीमतें देख के मैं खुद परेशान हूँ। अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे लोग। मैं बता नहीं रहा कि वो कितने की हैं, लोग ज़ाहिर है घबरा जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी कैसे अफोर्ड करे, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करे? और जिस शख्स ने 6 अरब रुपया लेके उसको महंगी की, उसके केस के ऊपर नैब है वो वज़ीर दाखिला साहब का मशहूर कॉल है कि सत्तू पी के सो गया है। वो सत्तू हमारे एक सिंधी दोस्त है, वो नाराज हो गए। मैंने कहा सत्तू कोई गलत लफ्ज नहीं है, बड़ा अच्छा होता है, सत्तू पी के नैब सोया हुआ है, दवाइयों के केस पे सोया हुआ है, मालम जबा पे सोया हुआ है। बुजदार साहब को एक दफा बुलाया, शराब का लाइसेंस जारी किया उन्होंने, एक दफा बुलाया, सत्तू पी के सो गया। तो बाकी किस केसेस पे ना सोए ना, सब पे जागे, जहांगीर तरीन पे भी जागे, सब पे जागे। खतरा लाहक हो गया, जहांगीर तरीन के जहाज की जरूरत दोबारा पड़ गई तो क्या FIA को यू टर्न लेने का कहा जा सकता है? 100% कहा जा सकता है, मुझे और आपको पता भी नहीं लगेगा। केस जो है वो अंडर द कारपेट हो जाएगा, यू टर्न क्या डब्ल्यू टर्न हो जाएगा। एक जुमला वज़ीर आज़म की तारीफ में दोनों ने नहीं कहा वैसे ऑपोजिशन में कि भाई चले जहांगीर तरीन का हम ही शोर मचा रहे होते थे, ऐसा होना चाहिए, अब हो रहा है तो अप्रिशिएट किया है कि ये खुशाइंद है। हम कहते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जिन केसेस का आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ, जिनका हमने जिक्र नहीं किया, उन सब के खिलाफ जो नैब में पेंडिंग है, ठीक हुकूमत के लोग हैं, वज़रा है, अपोजिशन के खिलाफ तो हो ही रही है ना। जी। हुकूमती इस वक्त लोगों की बात हो रही है, उनके खिलाफ इसी तरह, इसी जाफशानी से और ईमानदारी से आप काम करें ताकि लोगों को नजर आए कि आप वाकई, अब अदालतों की बात हो रही है, ठीक है, आपने बड़ा सही कहा कि FIA जो है प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। अब ये केसेस हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ना, ऐसे ही है, उसकी नौयत ऐसे ही है जैसे जहांगीर तरीन पे है, तो उनका केस नैब में है, ये FIA में इनका दूसरी दफा जेल गए, तीसरी दफा गए हैं जी, साबित फिर भी कुछ नहीं हो रहा, मुकदमात फिर भी जनाब पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप करें, हमारे खिलाफ है, साबित करें, ठीक है, जहांगीर तरीन के खिलाफ है, यही सवाल आपसे फिर जरा आगे चलेंगे, PDM पे बात करेंगे। सर, ये जहांगीर तरीन से जो एहतसाब का सिलसिला घर से शुरू किया है, जहांगीर तरीन पे रुक जाएगा, आगे भी चलेगा क्या? चीनी, आटा, पेट्रोल, अद्वियात और जो गैस बहरानों में जिन जिन के नाम हैं उन पे भी आप हाथ डालेंगे? इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। माजी से लेकर अब तक हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी और का, 2.5 साल ही हैं बस अब आपके पास। नहीं, देखें ये तो रब को पता है कि किसके पास कितना। ये टेन्योर तो 5 साल का ही है ना, अगला भी 5 साल इंशाल्लाह हमारा। अच्छा, पहले से आपको बता दूं, और सिंध में भी इंशाल्लाह। अब आते हैं, ये कहते हैं कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 174 थे हमारे, 176 हुए बड़े, ठीक है। JKT की बात की उन्होंने, जहांगीर भाई ने पिछले दिनों क्या कहा कि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ और रहूँगा, उसको अगली बात जाते हैं। आज ये भी कह रहे हैं मालम जब BRT, मैं इनसे एग्री करता हूँ, मेरा भाई दोनों कह रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं, तो इसी तरह राना सनाउल्लाह CNS कोर्ट उसके हाई कोर्ट के पीछे खड़ा है, तो आज हम एक बात करते हैं ना कि जब जुडिशल रिफॉर्म्स की बात आए तो नैब के हवाले से हो, किसी हवाले से आपको गवर्नमेंट कहती आओ पार्लियामान में बैठो, इन तमाम, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, चाहे जुडिशल सिस्टम है, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, आए इन काल ढूंढे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी करें। यहां पे बात नहीं रुकती, एक स्टेप और आगे जाते हैं। सब्सिडी की बात आई, कुर्बान जाऊं डॉक्टर साहब की सोच पे। और ये माजी में ये चीनी माफिया, ये जो तमाम वो लोग थे जो कार्टेल जो चूस रहे थे कौम को, ये पहली दफा सब्सिडी दी गई, हमने दी, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमने सब्सिडी दी, हमें गलत पिक्चर दी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उनको दोनों हाथों से इसलिए आड़े लिया हुआ, एक्सपोर्ट कर दिया आपने, सब्सिडी भी दे दी, फिर इंपोर्ट करनी पड़ी, ये एग्जांपल सेट किया आपने। एब्सोल्युटली, इसकी मैं वजह
16 अरब रुपए ये टैक्स देते थे, अब 29 अरब है। नंबर एक, इसी सट्टा माफिया में 464 बेनामी अकाउंट्स, अरबों रुपए उन अकाउंट्स में गए। ये इसका पता करना, ये पैसा, ये जो सट्टा माफिया करता क्या है कि 1400 रुपए तक बोरी पहुंचानी थी। ये जो क्रैकडाउन हुए, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स और ये सारे लोग जो इसमें मुलविस हैं, इनमें कन्फेशंस भी आ गई हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशंस काम कर रही है। आपने कहा FIA प्राइम इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं आप शुगर माफिया के खिलाफ, सिर्फ ये आज अवाम को बता दें चीनी कब होगी। मुझे बात करने से रोक देते, मेरी बात सुनो, अवाम की दिलचस्पी की बात करें। देखें, असल चीज ये है कि जब भी हाथ डाला जाता है, ये करते क्या है, जैसे सिंध में गंदम की बोरियों में क्या निकला, इसी तरह ये जो जितना जखीरा अंदोज, जो स्टॉकर्स हैं, जो मिल ओनर्स हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं गवर्नमेंट को और एक अजीबो गरीब पिक्चर पेश करते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और अभी FIA, आपका काम वजूहात बताना है या एक्शन लेना है? एक्शन तो ले रहे हैं। चीनी कब कम होगी फिर? जब भी मैं FIA पे आता हूँ, अगले आप करें FIA के बाद अगले हफ्ते से रमजान शुरू हो रहे हैं। एक मिनट पारिस, FIA जब मैं इंटीरियर में था जी, FIA में जब मैं गया विजिट किया तो मेमन साहब थे उस वक्त जी, बशीर मेमन। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये देखें हमारे पास लॉयर्स को पेमेंट तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं मुकाबला करता हूं उन लॉ फर्म्स का जो कि करोड़ों में वो वकील चार्ज करते हैं। इनके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज नहीं है, यानी इंस्टीट्यूशन पे इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। मैं सेनेट गया, FIA पे रिफॉर्म्स की बात आई, हमने कहा कि जी ओपन। आज इमरान खान और ये हुकूमत इंस्टीट्यूशंस पे काम कर रही है। प्रोफेशनल अप्रोच, रेलेवेंट एक्सपर्टीज के लोग उनको आगे लाए जा रहे हैं। और जुनैद जिया, एक मिनट, उसको ऐड कर रहे हैं ना, वो कभी डिक्टेशन नहीं लेंगे, मार्क डाउन माय वर्ड्स, कभी डिक्टेशन नहीं लेंगे। खुशखबरी दे दें मेरे प्रोग्राम के जरिए कौम को, चीनी की प्राइस कब कम होगी? चीनी की प्राइस 85 रुपीस उन्होंने अदालत ने कह दिया, लेकिन नहीं मिल रही इतने पे। मेरी बात सुने, अभी ये टेस्ट केस है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तमाम सूबों के लिए। प्राइम मिनिस्टर, वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, हमारी बलोचिस्तान में कोलिशन पार्टनर्स है, सिंध में इनकी जिम्मेदारी है, आजाद कश्मीर में कहीं भी कम नहीं है। देखें 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे भी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन एक चीज है, जितना माफिया है, द मैसेज इज वेरी सिंपल। हम नंबर्स में नहीं जाएंगे, हुकूमत जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा, कॉन्फिडेंटली ये बातें करते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क की मईशत ट्रैक पर आ गई है। जरा हमें ये समझा देंगे कौन सा ट्रैक है जिसमें आवाम के लिए कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है? कौन सा ट्रैक है जहां रोजगार नहीं है? ये कौन सा ट्रैक है सर जहां पे आवाम के लिए कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है? 1 करोड़ 70 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों आपके लिए खतरा पोजीशन नहीं है, आप लोग खुद हैं, आपकी कमजोर गवर्नेंस है, खराब कारकर्दगी है। तो ये 7-8 करोड़ लोगों को एहसास प्रोग्राम में, फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज, आपके रेमिटेंसेस, दुनिया की महंगाई कम हुई, कहां चली गई? आपने आवाम के लिए महंगाई को कम किया? देखिए मेरी बात सुने, महंगाई बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, किस हाल में, नहीं किस साल में हुकूमत हमारे पास, और ये जो कर्जे 4000 अरब, नहीं 4000 अरब जब टैक्स कलेक्ट होता है, जिसमें 2000 अरब सूद के कर्जों में वापसी में जाते हैं, 2300 अरब NFC नॉन नेशनल फाइनेंस कमीशन के ये भी लेते थे, मुल्क फिर भी चला रहे थे, गरीब का दाल पानी रोटी पानी चल रहा था, बिलियंस ऑफ रुपीस रखे थे, आर्टिफिशियल प्राइस रेटिंग की थी, IMF वर्ल्ड बैंक को फज फिगर्स जाते थे। अब आपकी इकोनॉमी अगेंस्ट डॉलर रुपी देखें, स्टॉक एक्सचेंज देखें, सब कुछ देख लें, आप सब कुछ देख लें। और सर आप लोगों को भी लगता है अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, आवाम के लिए आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप आए थे आवाम की आवाज़ बनने के लिए, एक PDM इत्तेहाद बनाया, वो भी 6 माह नहीं आपने चलाया। आप तो महंगाई मार्च लेकर आ रहे थे, उम्मीद थी आवाम को आपसे। देखिए पहली बात है, अफरीदी साहब ने कहा, मेरे भाई ने, कि हमेशा वज़ीर-ए-आज़म साहब को गलत तस्वीर दिखाई जाती है जी। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को सही तस्वीर कब दिखाई जाएगी, ये समझनी थी। अब वो कहते हैं जिस चीज़ में भी देखें, अगर मियाँ साहब बाहर जाते हैं, कहते हैं हमें गलत रिपोर्टें दी गई, किसने दी? आपके अपने लोगों ने दी, आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, आपके अपने। अगर वो उन्होंने जिन लोगों ने गलत तस्वीर आपको दिखाई है, क्या उन्होंने आपने उसके ऊपर एक्शन लिया? तजुर्बा नहीं है ना, नहीं कह रहे हैं, सीख रहे हैं भाई। सपोज पहली दफा किसी ने भी दिखाई है, ABC ने दिखाई, किसको इन्होंने सजा दी है कि आपने गलत तस्वीर दिखाई है हमें, और हमने सफ़र किया है, हमने TV प्रोग्राम में हम पे सवाल होते हैं, लोग हम पे सवाल करते हैं, और आपको हमने ये सजा दे दी है, कोई सवाल नहीं। दूसरी बात उन्होंने बात की कि जी पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स कर लें। कौन सी पार्लियामेंट में? उस पार्लियामेंट में जिसके स्पीकर ने आज तक हमें ये नहीं बताया कि 11 और 12 की शब को डाका किसने डाला पार्लियामेंट बिल्डिंग पे, कैमरे किसने लगाए? मैंने लगाए होंगे सपोज, तो बताए तो सही ना। आज तक हमें नहीं पता चला कि पार्लियामेंट बिल्डिंग में कैमरे किसने लगाए, डाका किसने डाला, और उसके कस्टोडियन स्पीकर कमेटी बनी तो हुई है,
देखिए माजी में मैं इस पे जिसको अंडर द कारपेट करना, वो कमेटी बना दी जाती है। हमारे दौर में भी कमेटी बनी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, कमेटी बन गई तो मतलब कब मिट्टी हो गई। चौधरी शुजात साहब कहते कब मिट्टी हो गई सारी। एक आपने CCTV रिवाइंड करना है, देखना है कि किसने कैमरे लगाए, ठीक है, अपोजिशन ने लगाए सपोज बकौल इनके या किसी और के, बता दें यार इससे लगाए। तो अब सवाल, जब तक वो सवाल क्लियर नहीं करते हमारे स्पीकर साहब कैसे कह सकते हैं मोशन खत्म हो गया। नहीं, आप मोशन दोबारा बना लेंगे, मुझे पता है PDM पे ज्यादा अच्छा मोशन बनेगा आपका। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए। अच्छा कुडी साहब, अब जरा PDM के ऊपर अगर बात की जाए, सर ये आप समझते हैं कि ANP ने जिस तरीके से शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है, जैसे रिएक्ट किया है, तो PDM छोड़ दी उन्होंने, तो क्या उनका ये दुरुस्त फैसला था? चूंकि कहा जा रहा है उनका फैसला पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद छोड़ने की शुरुआत है। देखिए हम कल भी हमारा एक डेलीगेशन हम गए थे वली बाग, असफंदियार वली साहब की करने के लिए, क्योंकि बीमार भी थे, उनसे बातचीत भी PDM के हवाले से हुई। उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि उनको वली बाग गए थे जी, अच्छा मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की उनकी, ये हुक्मरानों को ये भी नहीं पता, हमारी इन्फॉर्मेशन के पास होनी चाहिए ना। वो वज़ीर आज़म ने मना किया PDM पे ध्यान देना छोड़ दो, कारकर्दगी पे दो। वली बाग में फिर क्या हुआ? अब उसमें ये था, देखें हम उनके पास गए, 10 जमातें PDM की जी, हर जमात की अपनी हैसियत है। बिल्कुल मेरा कोई ये नहीं है कि मैं किसी या PMLN को मैं कोई नोटिस दूं या कोई वो करूं, ये मेरा कोई हक नहीं है कि मैं किसी को इसी बात पे नहीं नोटिस। ये देखें नोटिस तो उन लोगों ने जो पार्टी के अहदेदार हों, जो आपके अंडर काम करते हों, इस PDM को 80 आवर्स दें कि आप किसी से कह रहे हैं वजाहती नोटिस था। ये बताएं कि बाप से वोट क्यों लिया? शायद खाका नबासी कह रहे हैं। हम वजाहत देने को तैयार हैं, लेकिन आप अगर फिर तो एक नहीं, अगर आप मीडिया के जरिए बात करेंगे, आप खतो किताबत के जरिए बात करेंगे, फिर तलखियां बढ़ेंगी। ठीक, तो क्यों नहीं, अगर ये इतनी लंबी चौड़ी ये बातचीत कर रहे थे तो मीटिंग कॉल करके हमें बुलाते और हमसे वजाहत तलब कर लेते। बिल्कुल, क्यों नौबत है कि आप हमें टॉक शोज के जरिए आप कहते हैं हाईजैक कर लिया मौलाना ने और नून लीग ने PDM को। मौलाना साहब को खुदा सेहत दे, अगर मौलाना साहब अगर हम किसी भी पॉलिटिक्स में जो है हम सियासी मतलब है कि मौत मांगते हैं, हम तिब्बी खुदा न करे कोई ऐसा हो, सियासत में लड़ते रहेंगे, अच्छी बात है। अब देखें PDM के सरबराह मौलाना साहब, उन्होंने अब्बासी साहब को इख्तियार दिया कि आप जाके शोकस देखें। प्रेसिडेंट का काम ये होता है कि काम को ठंडा करें, बिठाए आपस में, ये ना करें कि आप उसको फ्लेयर अप करें। वो कह रहे हैं PDM की जमातें सारा फायदा उठा लिया आपने, बाकी ऑपोजिशन की जमातों से चालाकी से आपने गिलानी साहब को सेनेट में आप ले आए और ऑपोजिशन लीडर बना दिया। वो कह रहे हैं सारे हम नहीं फायदा उठाना चाहते। आज पंजाब में एतमाद की तहरीक ले हम हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, यहाँ पर ले हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाते हैं। तो मुशावरत करें ना, आप कैसे खुद हमजा शहबाज को बना सकते हैं? मुशावरत होगी, उसमें नाम फाइनल होगा ना, उसमें उनकी हमारा जो वो था उसके बाद ये था कि हमने कहा था कि हम एतमाद की तहरीक लाते हैं। हमें PDM की जमातों ने कहा कैसे लेके आएंगे, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। ठीक, हमने कहा कि हमें आप टेस्ट दें, हम टेस्ट ड्राइव कहें, जो भी कहें, हम आपको साबित करके देते हैं। हमने गिलानी साहब को सेंटर बना इस्लामाबाद से, हमने कहा इसकी जरूरत है एतमाद हुई, आप लाएं। आज भी PDM हमें टास्क दे, मैं गारंटी से कहता हूं कि हम वज़ीर आज़म भी अपना ला सकते हैं और वज़ीर आला पंजाब भी अपना ला सकते हैं। CC का इजलास है, सुना आप बड़ा, और अब तो बहुत आसान बात है। अब तो देखें वो खुद कह रहे हैं कि पंजाब हमारे यहाँ से चला गया, PTI वाले दोस्त कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इनकी नाकामी का बोझ क्यों उठाएं, नए इलेक्शंस कराएंगे और उसमें इलेक्ट होकर आएंगे। नून लीग ये कहती है CC में क्या फैसला करने जा रहे हैं, ये बताएं सर। वो कहते हैं, वो ये कहते हैं, मैं उनकी बात आपसे आगे बढ़ा रही हूँ। मैं कहूँगा अभी आपसे सवाल हो रहा है, मुझे बताएं CC का सवाल CC में क्या फैसला करने जा रहे हैं? देखिए CC में मेरा अपना एक पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और मेंबरों का अपना पर्सनल व्यू है। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने अपना पर्सनल व्यू दिया था, ठीक है। और जब हम जाएंगे CC 11 तारीख को मीटिंग होगी, इंशाल्लाह शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप भी सुन लेंगी। इस्तीफों पर कुछ बात ज़ेरे बहस आएगी। कौन से इस्तीफों पे? जो ये लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, हुकूमत खत्म करनी है, फैसला होगा, हुकूमत खत्म करनी है जी, जो नहीं कर सके आप अभी तक। सब्र करें ना, जवाब PDM खत्म कर, हुकूमत खत्म करनी है ना, हमें टास्क दें, हम एतमाद कामयाब करके देते हैं, हुकूमत खत्म हो जाएगी। तारिक फजल चौधरी साहब, सर एक तो इस बात का भी जवाब देते हैं और दूसरा ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि PDM को नून लीग और मौलाना ने हाईजैक कर लिया है, आप अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करें, क्या ये बात ठीक है? पहली बात तो ये है कि PDM को बोइंग 777 तो है नहीं जिसे हमने हाईजैक कर लिया है, ठीक है जी। ये एक इत्तेहाद है, एक कोalition है, 10 जमातों में मुश्तमिल है। दूसरी बात, आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया और मेरे भाई फैसल करीम कुंडी खान ने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शोकाज और नोटिस जी, ये दोनों लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। ठीक, इसलिए कि किसी भी दूसरी जमात की या लीडर की ये प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो किसी दूसरी जमात को शोकाज नोटिस दे। ठीक, एक वजाहत मांगी गई थी
और वो वही थी जो आपने सवाल किया कि आपने नोटिस नहीं वजाहत मांगी गई ना, वजाहत मांगी गई कि आपने बाप के जो मेंबरान है उनसे वोट क्यों लिया। ये वजाहत अगर दे देते तो ना बाप का होता, ना बाप के बाप का जिक्र होता, जिक्र ही ना होता। बाप से वोट क्यों लिया, बाप से क्यों लिया, और बाप को किस बाप ने कहा था, सारी बातें डिस्कस हुई ना। बाप पे हुआ है, वो एनपी कहती है नून लीग को, मतलब है ये नून लीग को हमारा बाप बनने की जरूरत नहीं है, ये एनपी कह रही है। ये तो ऐसे वो जोर बाप पे हुआ है। ये रदीफ और काफिये की बात है और थोड़ी मार्फत की बात है, लेकिन हमने सिंपल एक वजाहत मांगी थी। इस पे अगर नाराज हैं तो नहीं होना चाहिए, बहुत नाराज हैं, सुना बड़ा सख्त जवाब आएगा सीसी, नाराज नहीं होना चाहिए और हाथ हौला रखें। कल सीसी की मीटिंग है इनकी, ये खुद भी जज्बाती आदमी है, संडे को जज्बाती आदमी है, मैं जज्बात से काम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरा हाथ हौला रख के चलें, पीडीएम को आगे चलने दें। वैसे भी बेचारी आजकल ऑक्सीजन पे है, काफी कमजोर हुई है इनकी हरकतों की वजह से। मान रहे हैं तो सर अभी है ना, मैं ना मानूं तो क्या मतलब, जब हम बैठ के ये बात कर रहे हैं इस वक्त पीडीएम का इत्तेहाद है या टूट चुका है, चूंकि पीटीआई इत्तेहाद मौजूद है। देखिए उन्होंने भी ये बात की है, कुंडी साहब ने ये बात की है कि आज हमें टास्क दिया जाए तो हम पूरा करेंगे। इसका मतलब पीडीएम मौजूद है और पीडीएम थोड़ी उसमें ये इख्तिलाफात आते रहते हैं, ये देखिए घर में भी आ जाते हैं, सियासी जमातों में आ जाते हैं, तो इसलिए मेरा मतलब है कि चलेगी आगे इंशाल्लाह। राइट। अच्छा सर, मैं आखिर में जरा डस्का के मतलब आप अभी भी नहीं, मुझे भी तो पीडीएम पे बोलने दें। सर पीडीएम से बात कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं जरा उनसे डस्का की शादी में अब्दुल्ला दीवाना खान मुझे क्या काम है। आप खुश हो, आप खुश हो, टूट रही है, रेजा रेजा हो रही है। आप अपने जहांगीर की बात करें, अपने इतिहास की बात करें, क्या बातें कर रहे हैं? वहां पे इतना जोशो खरोश नहीं था बोलने। जोर किस पे हुआ? बाप पे। यानी कि बिलावल साहब के वाले साहब ने, मरियम साहिबा कह रही हैं आपके बाप ने क्या किया, नंबर एक। नंबर टू, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, तीन मैंगल साहब को ये अप्रोच कर रहे हैं। अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों हो गया कि स्प्लिट हो गई। अब जेयूआई पहले एफ थी, अब पीबी उसमें आ गई। इधर कश्मीर के हवाले से मरियम साहिबा भी पार्लियामेंट्री कमेटी से निकल गई, एहसन इकबाल साहब भी निकल गए, अब वापस आते हैं। इनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप जब बहुत क्लोज थे तब भी कुछ नहीं कर सके, अभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। खुदा के लिए अल्लाह से होने का यकीन जिनका होता है वो नहीं घबराते। आपने एक कोशिश करनी है, अब एक दफा फिर एक होने की कोशिश करें। आए इलेक्शन में भी मिलकर आपको हम सबको इंशाल्लाह ग्राउंड में दिखाएंगे। अब डस्के की बात करें। आपको ऐसा नहीं लगता कि पीडीएम और हुकूमत एक पेज के ऊपर है और वो पेज है नाकामियों का? एक इलेक्शन और वो इलेक्टोरल कॉलेज हमारे साथ जहाँ से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होता है, वो सीट हार गए हैं और कहते हैं पीडीएम कुछ कर नहीं सकती। डस्का का बताए ना, और यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हरवाया गया, वो अक्सरियत उनके साथ थी। अब वहाँ पे ये मोर इधर क्यों लगी, इसका दम इधर क्यों निकल गया, ये नाम पे लग गई, बिल्कुल बातें हैं यार। दुनिया कहाँ पहुँच गई, आप इसमें है कि मोर नाम पे क्यों लग गई। अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, डस्का का बता दें, कल बड़ा जबरदस्त वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, क्या तवक्कुह है? डस्का पे मैं कल शाम को आपको मिठाई भेजूंगा। अच्छा बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। ये पंजाब में धामी के इल्जाम लगाएंगे? नहीं, वो सवाल उन्होंने किया है ना, आप तो वैसे हमारे साथ हैं। अभी आप सीसी के बाद फैसला करेंगे मिठाई भेजने के बाद। अब दोबारा रुजू हलाला होगा, इनकी तलाक के बाद रुजू फिर हलाला होगा, उसमें फौरन साहब रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो बीमार है। लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी पीडीएम ने आपको सपोर्ट किया था, इस दफा नून लीग के प्लेटफॉर्म से अकेले लड़ेंगे या ये सपोर्ट करेंगे? पीडीएम की बातें फिलहाल साथ हैं डस्का में। मेरा नहीं ख्याल है, देखिए हमारे तो हमारा कैंडिडेट तो वहाँ पे नहीं है, ये इनकी सपोर्ट। लेकिन एक वोट अहम होता है ना। लेकिन मैं समझ उससे ज्यादा जरूरी बात डस्का पे मैं करना चाहता हूँ, लंबी लंबी मैं वो ये करना चाहता हूँ, ठंडा पानी मैं वो ये करना चाहता हूँ। बिलावल किसके बारे में कहा? इनके बारे में। डस्का में हुकूमत ने ठंडा पानी पिया, क्योंकि सारा कुछ करके भी कुछ नहीं फर्क पड़ा जो कुछ आपने डस्का में किया। तो इनको मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये ज़ाहिर हुकूमत है, काबीना का हिस्सा है हमारा भाई, मैंने ये कहूँगा कि डस्का के एक इलेक्शन ने आपको इतना बेनकाब किया हुकूमत को जितना आप 2018 के इलेक्शन में नहीं हुए थे। अच्छा। लिहाजा ये सारी हरकत सकनात आपने वहाँ पे नहीं दोहरानी। अच्छा। कल आपने मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप एक्सपोज हुए हैं, हमारे शहीद हुए। अच्छा चलिए आप बात पूरी करें। बंदे आपके शहीद कैसे हो गए? अल्लाह ताला मतलब उनके दर्जात बुलंद करे। ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वाकयात ना हो। लोगों को आज़ादी से अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की इजाजत दें, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना करें। तमाम इंतजाम हो गए कि कल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो गायब नहीं होंगे और एक ही जगह से नहीं पाए जाएंगे। थोड़ा सवाल, टेलीफोन लाइनें भी चेक कर ले, आईजी और चीफ सेक्रेटरी की, और वायरलेस सेट भी चेक कर ले। बता दिया जागना है, किसी को फोन आ सकता है। ये पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के
हवाले से जब बात फौज यही लेके आए थे ना कि फौज के अंडर इलेक्शन हो, अभी एक मिनट मुझे बोलने देना, नहीं फौज के अंडर इलेक्शन, अभी कहते हैं फौज पीछे चली जाए, वो चली गई, अभी कहते हैं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। ये जो माजी में जिन्होंने किया होता है ना, जिन्होंने इस आर्ट को मास्टर किया होता है, ये अपनी वो चीजें बता रहे हैं। इलेक्शन होगा, डंके की चोट पे होगा, अल्लाह उसको जितवाए जिसका हक बनता है, लोगों को आजादी है, दे कैन कम कास्ट देयर वोट। एक मिनट 80,000 की पिछली दफा लीड थी, ज़ारे खान साहब, मरूफ इफ्तिखार साहब मेरे कॉलीग रहे, अब उनकी बेटी है, मैदान सजेगा, जो जिसको वोट देंगे, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वोट, इस पे हम बिलीव करते हैं। और एक चीज, ये राना सनाउल्लाह साहब ये जब गए थे, फायरिंग हुई थी, ये क्या हुआ था? एक मिनट, मुसल्ला लोग उस वक्त ये किधर होते हैं? ये मासूम निहत्ते लोगों को जो मारा जाता है, ये लोग किधर थे? ये सारे पाबंदी लगा दी और इलेक्शन मेरी बात आपकी है भाई, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वोट आप मांगने आते हैं, लेकिन जब रिट की और गवर्नमेंट की बात है तो फिर हुकूमत है। देखें, पाकिस्तान सबका है, वोट आप भी मांगते हैं, लेकिन जो अवाम को और अवाम के निहत्ते मासूम लोगों को टारगेट करते हैं ताकत के बलबूते पे, उसका नाम इख्तिदार के नशे में, और सबसे बढ़कर ये कि राना सनाउल्लाह वहां क्या कर रहे थे? अब इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी ना उनके ऊपर, वो नहीं जाएंगे वहां पे सर। कल इस टाइम तक भाई वो पार्टी का सदर है हमारा, का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे ओवरऑल हमारे पीटीआई का मोरल डाउन हुआ है। मेरी बात तो क्या इसका अक्स हमें इलेक्शन डे पे नजर आएगा? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जो भी डिसीजन है उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है। ठीक, कल इलेक्शन में सिर्फ एक सवाल का जवाब होंगी, लेकिन एक चीज होगी, सिर्फ एक सवाल का जवाब, वो जो हराम हुई हुई है, जो सबका इलेक्शन डस्का में हुआ है, नहीं एक मिनट, वो तमाम धौंस और धांधली जिसकी बुनियाद पे डस्का का इलेक्शन दोबारा यानी मनसूख हुआ, रीपोलिंग का ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहेल्ड किया, क्या वो धौंस और धांधली हुकूमत के अलावा कोई कर सकता है? इसका जवाब दें, मुझे बताएं, लेकिन सिर्फ डस्का मुझे बताएं। और कंप्लेनेंट कौन? हम कंप्लेनेंट थे, एजेंट की पहले हमने पुलिस स्टेशन की बात हुई, फिर फायरिंग हुई, बंदे मारे गए, ये क्या? एक मिनट, अगर इलेक्शन था, राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन में क्या कर रहे थे? क्या उनका वोट है वहां पे? चलते मुसल्ला लोग क्यों लेके गए? कौम को कि जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर रखवा हुए हैं, मेरा भाई एक वादा कर दे, अदालत है, नहीं, मैं सिर्फ छोटा सा वादा मांग रहा हूँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म, अदालती रिफॉर्म होती जाएंगी, सिर्फ वो जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके फोन का डाटा इलेक्शन कमीशन ने लिया है, मेरा भाई वादा कर दे अगले प्रोग्राम में वो दे देगा। नहीं, मेरी बात सुने, आपके पास तमाम इदारे हैं, आप मुझ पे क्यों छोड़ रहे? एक मिनट, आपके पास राइट है, आप पार्टी है, आप अदालत में जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, और तमाम चीजें रिकॉर्ड मांगे। साहब आखिरी बात, कुंडी साहब, इलेक्शन कमीशन आपके मुताबिक आजादाना फैसले कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके सामने, आपको लगता है कि कल जो है वो धांधली मुमकिन नहीं हो सकेगी किसी भी तरफ से और आप एक आजाद और शफाफ इलेक्शन देखने को मिलेगा कौम को? देखिए, पहले तो मुझे नहीं पता मौसमियात कल धुंध वहाँ पे है कि नहीं है, पता नहीं कल होगी धुंध कि नहीं, पड़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, ठीक है, नहीं वो मतलब है इधर धुंध। देखें, जब ये लोग बगैर अंपायर के, बगैर बैसाखियों के, ठीक है, और बगैर जो है सेलेक्टर्स के जब इलेक्शन लड़ेंगे तो इनके साथ यही होगा, डस्का में भी हारेंगे, नौशेरा में भी हारेंगे, हर जगह पे हारेंगे, क्योंकि इनकी आदत रही है कि अंपायर अपने साथ आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? कल ये मामूली अक्सरियत से जीतेंगे, भारी अक्सरियत से, या मामूली अक्सरियत से वो जीत सकती है नून लीग, या भारी अक्सरियत से मेरे भाई हारेंगे? ये हारेंगे, सिंध तक महदूद होगा इंशाल्लाह, सिंध से भी इनके खुलासे। राइट, फैजल करीम गुंडी साहब, शहरियार आफरीदी साहब और तारिक फजल जौहरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।